नमस्कार। इस ऑडियो संदेश में 20 जुलाई 2019 को लागू हुए नए उपभोक्ता संरक्षण कानून पर प्रकाश डाला जाएगा। बीस जुलाई 2020 को नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया गया, जो उपभोक्ताओं को सशक्त करने के साथ साथ उन्हें इसके विभिन्न अधिसूचित नियमों और प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा। नया अधिनियम पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की तुलना में तीव्रता से और कम समय में कार्यों का निपटान करेगा। पुराना अधिनियम न्याय हेतु सिंगल पॉइंट पहुंच के कारण ज्यादा समय लेता था। यहाँ ये जानना जरूरी है कि आखिर उपभोक्ता की परिभाषा क्या है। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है। इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो दोबारा बेचने के लिए किसी वस्तु को हासिल करता है या कमर्शियल उद्देश्य के लिए किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके, टेली शॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या सीधे खरीद के जरिए किया जाने वाला सभी तरह का ऑफलाइन या ऑनलाइन लेन देन शामिल है। अब यहाँ पर यह भी जान लेते हैं कि उपभोक्ता के अधिकार कितने हैं। उपभोक्ताओं के हेतु की सुरक्षा के लिए कानून द्वारा कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। अब यहाँ पर ये समझते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं की समस्याओं को समय पर हल करने के लिए प्रभावी प्रशासन और जरूरी प्राधिकरण की स्थापना करना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना। गौरतलब है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में CCPA की स्थापना का प्रावधान है, जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ उनको बढ़ावा देगा और लागू करेगा। ये प्राधिकरण अनुचित व्यापार प्रथाओं, भ्रामक विज्ञापनों और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को भी देखेगा। CCPA के पास उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाने और बिके हुए माल को वापस लेने या सेवाओं को वापस लेने के आदेश पारित करना, अनुचित व्यापार प्रथाओं को बंद करने और उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई कीमत को वापस दिलाने का अधिकार होगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास उपभोक्ता के नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए एक जांच विंग होगा, यानी CCPA का नेतृत्व महानिदेशक करेंगे। दूसरा है उपभोक्ताओं के अधिकार। ये अधिनियम उपभोक्ताओं को 6 अधिकार प्रदान करता है। ए, वस्तुओं या सेवाओं की मात्रा, गुणवत्ता, शुद्धता, क्षमता, कीमत और मानक के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। बी, खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षित रहने का अधिकार। सी, अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं से संरक्षित रहने का अधिकार। डी, प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं की उपलब्धता। तीसरा है भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध और जुर्माना। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास ये अधिकार होगा कि वे भ्रामक या झूठे विज्ञापन जैसे लक्ष्मी धन वर्षा यंत्र बनाने वालों और उनका प्रचार करने वालों पर जुर्माना लगाए और 2 वर्ष तक की कारावास की सजा सुनाए। यदि कोई व्यक्ति या कंपनी इस अपराध को बार बार दोहराता है तो उसे 50 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल तक की कैद हो सकती है। चौथा है उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। इस अधिनियम में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों की स्थापना का प्रावधान है। CDRC
निम्न प्रकार की शिकायतों का निपटारा करेगा। ए, अधिक मूल्य वसूलना या अस्पष्ट कीमत वसूलना। बी, अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार। सी, जीवन के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री। डी, दोषपूर्ण वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री। इस अधिनियम की पांचवी विशेषता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अधिकार क्षेत्र। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राष्ट्रीय, राज्य और जिला विवाद निवारण आयोग के अधिकार क्षेत्र को तय कर दिया है। राष्ट्रीय विवाद निवारण आयोग 10 करोड़ रुपए से अधिक की शिकायतों को सुनेगा, जबकि राज्य विवाद निवारण आयोग उन शिकायतों की सुनवाई करेगा जो कि 1 करोड़ रुपए से अधिक है लेकिन 10 करोड़ रुपए से कम है। अंत में जिला विवाद निवारण आयोग उन शिकायतों को सुनेगा जिन मामलों में शिकायत 1 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की है। तो इस प्रकार नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की प्रमुख विशेषता यहीं पर समाप्त होती है। इस अधिनियम में ये भी स्पष्ट किया गया है कि ई कॉमर्स संस्थानों को उपभोक्ताओं को रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, डिलीवरी, शिपमेंट और भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान संबंधी विधियों की सुरक्षा और उत्पत्ति के स्थान से संबंधित जानकारी देना आवश्यक होगा और इन प्लेटफॉर्मों को 48 घंटे के अंदर किसी भी उपभोक्ता की शिकायत को सुनना होगा और शिकायत प्राप्त करने के 1 महीने के अंदर शिकायत का निवारण भी करना होगा। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि अनुचित कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ शिकायत केवल राज्य और राष्ट्रीय CDRS में फाइल की जा सकती है। इसमें अंतिम अपील का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होगा। यहाँ पर यह भी जान लेना जरूरी है कि उपभोक्ताओं के शोषण का कारण क्या है। उनका कारण है सीमित सूचना, सीमित आपूर्ति, सीमित प्रतिस्पर्धा और साक्षरता की कमी। गौरतलब है कि 3 दशक पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की जगह नए उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू होने से पुराने नियमों की खामियां दूर हो जाएंगी। नए कानून में जो बड़ा बदलाव हुआ है वो ये है कि अब कहीं से भी उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकता है। पहले उपभोक्ता वहीं शिकायत दर्ज कर सकता था जहां विक्रेता अपनी सेवाएं देता है। ई कॉमर्स से बढ़ती खरीद को देखते हुए ये कदम उठाया गया है क्योंकि विक्रेता किसी भी लोकेशन से अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इसके अलावा कानून में उपभोक्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सुनवाई में शामिल होने की इजाज़त है, जिससे पैसा और समय दोनों की बचत होगी। इस नए अधिनियम के लागू होने से उपभोक्ताओं को जहां त्वरित न्याय मिल सकेगा, वहीं बढ़े हुए अधिकारों और न्याय क्षेत्रों के साथ ये उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा भी करेगा। यदि आपको ये प्रयास पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने कमेंट्स के माध्यम से फीडबैक अवश्य दें। आपके सुझावों का हमेशा स्वागत रहेगा। वॉइस फॉर ब्लाइंड आपके सुखद और सफल भविष्य की कामना करता है। अब ये जान लेते हैं कि उपभोक्ता अदालत में केस दर्ज कराने की प्रक्रिया क्या है। जैसा कि वर्तमान उपभोक्तावाद के युग में लोगों में किसी भी जरूरी गैर जरूरी चीज को खरीदने की होड़ सी लगी हुई है। शायद इसी का फायदा कुछ विक्रेता और कुछ कंपनियां उठा रही हैं। ये लोग कई बार लोगों को घटिया क्वालिटी की चीजें बेच देते हैं, टूटे हुए उत्पाद बेच देते हैं, तय कीमत से अधिक कीमत वसूल लेते हैं और कई बार तो वस्तु की मात्रा भी कम कर दी जाती है। इस तरह की चीटिंग आए दिन किसी न किसी उपभोक्ता के साथ होती रहती है। गौरतलब है कि हम लोग के पास कुछ कानून है जो कुछ हद तक उपभोक्ताओं की रक्षा करते हैं, जो कि इस प्रकार है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, वस्तुओं की बिक्री अधिनियम 1936, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, वजन और माप अधिनियम 1976,
खतरनाक ड्रग्स एक्ट 1952, कृषि उत्पाद अधिनियम 1937, भारतीय मानक संस्थान ISI अधिनियम 1952 इत्यादि। लेकिन इन कानूनों में सिविल सूट दाखिल किया जाता है जो कि बहुत महंगा है और समय लेने वाला होता है और मामले के अंतिम निर्णय में वर्षों लगते हैं। अब बात करते हैं कि उपभोक्ता अदालत में केस दर्ज करने की प्रक्रिया किस प्रकार करे। हालांकि औपचारिकता ये कहती है कि उपभोक्ता का ये कर्तव्य बनता है कि वह शिकायत दर्ज करने से पहले विपक्षी यानी विक्रेता या कंपनी को उसकी वस्तु या सेवा में कमी के बारे में एक नोटिस के माध्यम से मामले को अवगत कराए। यदि विक्रेता या कंपनी अपने उत्पाद या सेवा को ठीक करने के लिए तैयार हो जाता है तो मामला यहीं पर खत्म हो जाता है, परंतु यदि नोटिस देने के बावजूद भी विक्रेता या कंपनी उपभोक्ता की समस्या का समाधान नहीं करता तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। किसी भी केस को उसकी आर्थिक योग्यता के आधार पर 3 स्तर जिला, मंच या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग पर उठाया जा सकता है। उपभोक्ता अदालत में केस दर्ज करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। 1. पहले फोरम के न्याय क्षेत्र की पहचान करें जहां शिकायत दर्ज की जानी है। इसका निर्धारण करने के 2 तरीके हैं। A. वस्तु या सेवा प्रदाता की दुकान या सेंटर किस क्षेत्र में है। B. वस्तु या सेवा की कीमत कितनी है। क्योंकि जिला स्तर पर 20 लाख रुपए तक का केस लिया जाता है, राज्य आयोग स्तर पर 20 लाख से 1 करोड़ तक का केस लिया जाता है और राष्ट्रीय आयोग में 1 करोड़ से अधिक का केस लिया जाता है। अब स्टेप 2 इस प्रकार है। आपको अपने केस के अनुसार जिला, फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपनी शिकायत के साथ एक निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। स्टेप 3, इसके बाद आपको अपनी शिकायत का ड्राफ्ट तैयार करना होगा जिसमें ये बताना ज़रूरी होगा कि आप केस क्यों दाखिल कर रहे हैं। स्टेप 4, इस शिकायत में बताएं कि मामला इस मंच या फोरम के क्षेत्राधिकार में कैसे आता है। स्टेप 5, शिकायत पत्र के अंत में आपको अपने हस्ताक्षर करना ज़रूरी होता है। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो शिकायत पत्र के साथ एक प्राधिकरण पत्र यानी अथॉरिटी लेटर लगाना होगा। स्टेप 6, शिकायतकर्ता का नाम, पता, शिकायत का विषय, विपक्षी पक्ष या पार्टियों के नाम, उत्पादन का विवरण, पता, क्षतिपूर्ति राशि का दावा, इन सब का उल्लेख करना जरूरी है। स्टेप 7, अपने आरोपों का समर्थन करने वाले सभी दस्तावेजों की प्रतियां जैसे खरीदे गए सामानों का बिल, वारंटी और गारंटी दस्तावेजों की फोटोकॉपी, कंपनी या व्यापारी को की गई लिखित शिकायत की एक प्रति और उत्पाद को सुधारने का अनुरोध करने के लिए व्यापारी को भेजे गए नोटिस की कॉपी भी लगा सकती हैं। स्टेप 8 में आप अपनी शिकायत में क्षतिपूर्ति के अलावा धन वापसी, मुकदमेबाजी में आई लागत और ब्याज, उत्पाद की टूट फूट और मरम्मत में आने वाली लागत का पूरा खर्चा मांग सकते हैं। आप इन सभी खर्चों को अलग अलग मुद्दों के रूप में लिखना न भूलें और कुल मुआवजा शिकायत फोरम की कैटेगरी के हिसाब से ही मांगें। स्टेप 9 के अनुसार अधिनियम में शिकायत करने की अवधि घटना घटने के बाद से 2 साल तक है। अगर शिकायत दाखिल करने में देरी हुई तो कृपया देरी की व्याख्या भी करें जो कि ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकार की जा सकती है। स्टेप 10 में आपको शिकायत के साथ एक हलफनामा दर्ज करने की भी आवश्यकता है कि शिकायत में बताए गए तथ्य सही हैं। स्टेप 11, शिकायतकर्ता किसी भी वकील के बिना किसी व्यक्ति या उसके अपने अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा शिकायत पेश कर सकता है। शिकायत पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकती है। शिकायत की कम से कम 5 प्रतियों को फोरम में दाखिल करना होता है। इसके अलावा आपको विपरीत पक्ष के लिए अतिरिक्त प्रतियां भी जमा करनी होती हैं। आजकल उपभोक्तावाद का जमाना है, इसमें उपभोक्ता राजा होता है वाली कहावत चरितार्थ है। आशा करते हैं कि दिए गए स्टेप की मदद से आप किसी दुकानदार या कंपनी द्वारा किए गए किसी भी शोषण या
धोखाधड़ी के खिलाफ आवाज उठाकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकेंगे। जिक्र उपभोक्ता का चल रहा है, तो यहाँ पर सामान की गारंटी और वारंटी में अंतर क्या होता है ये भी संक्षेप में जान लेते हैं। वारंटी विक्रेता की ओर से किसी ग्राहक को दी जाने वाली एक विशेष छूट जिसमें किसी उत्पाद के खराब होने की दशा में दुकानदार या कंपनी द्वारा उसी उत्पाद को ठीक कराकर दिया जाता है, इसको वारंटी कहते हैं। वारंटी की कुछ शर्तें होती हैं। पहली शर्त यह है कि ग्राहक के पास या तो खरीदी गई वस्तु का पक्का बिल हो या वारंटी कार्ड हो। दूसरा, उत्पाद की वारंटी एक निश्चित समय के लिए होती है। ज्यादातर उत्पादों के केस में ये अवधि 1 साल होती है। यदि ग्राहक इस समय अवधि के बीत जाने के बाद उत्पाद को लेके जाता है दुकानदार के पास, तो इसे ठीक करना या सुधारना दुकानदार का दायित्व नहीं है। अब जानते ही गारंटी किसे कहते हैं। यदि कोई उत्पाद गारंटी पीरियड के दौरान खराब हो जाता है, तो उदाहरण के तौर पर यदि गारंटी में लिखा है 1 साल की गारंटी, तो दुकानदार ग्राहक को नया उत्पाद देने के लिए बाध्य होता है। अतः पुराने खराब उत्पाद के बदले नया उत्पाद दे दिया जाता है। गारंटी की भी कुछ शर्तें होती हैं। ग्राहक के पास या तो खरीदी गई वस्तु का पक्का बिल हो या गारंटी कार्ड हो। दूसरा, गारंटी पीरियड के खत्म होने के पहले ही खराब उत्पाद को दुकानदार के पास ले जाना चाहिए, तभी खराब उत्पाद के बदले नया उत्पाद मिलेगा। गौरतलब है कि ग्राहक को दी जाने वाली गारंटी कंपनी की अपने प्रोडक्ट के प्रति जवाबदेही होती है। यदि कोई उत्पाद लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है और उसके साथ गारंटी और वारंटी जैसी कोई सुविधा नहीं होती है, तो इस प्रकार के उत्पाद को खरीदने से तो लोग बचना पसंद करते हैं। इसी के साथ उत्पाद से संबंधी जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। प्रस्तुत जानकारी अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित की गई है। आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।